ओके हेलो, तो आज हम लोग एक नई चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वो क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। अब ये सबसे ज्यादा यूजफुल चीज होती है वेक्टर के कंसेप्ट में। क्या मतलब है? चलो मान लो सबसे पहले मेरे पास ये कोई एक वेक्टर है, इसको मान लेते हैं मेरे पास ए वेक्टर, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूं, मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं एक्स एक्सिस पे, और यहीं से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा किस पे? वाई एक्सिस पे। ज्यादा कुछ नहीं किया। चलो मान लो ये यहां से जो एंगल बनाता है, इस एंगल को हम मान लेते हैं थीटा, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं, इसको थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ एक एक करके ट्रायंगल देखते हैं। अगर मैं ट्रायंगल ओबीसी की बात करूं, ओबीसी ट्रायंगल, ओके, तो अगर मैं इसमें बात करूं तो अगर तुम मान लो किसकी वैल्यू लगाओ, साइन थीटा की वैल्यू। तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर उस ट्रायंगल में होगा बीसी, और हाइपोटेनियस मेरे पास क्या होगा? ओबी होगा, ठीक है। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये। अब बीसी की जो वैल्यू है वो तो मुझे नहीं मालूम, बट मुझे ओबी की वैल्यू क्या है? वो मैग्नीट्यूड है किसका? ए का। तो मैं बोल सकता हूं बीसी बाय ओबी की जगह मैं क्या रख रहा हूं? ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यहां से अगर मैं कंबाइन कर दूं तो मैं ये बात साफ साफ क्लियरली बोल सकता हूं कि मेरे पास जो बीसी है वो किसके बराबर है? ए साइन थीटा के बराबर है, ठीक है। बिना सोचे मैं आराम से ये बात आराम से बोल सकता हूं, ठीक है। और इसी ट्रायंगल में अगर मान लो मैं किसकी वैल्यू लगा दूं? कॉस थीटा की वैल्यू, तो वो क्या होगा? बेस बाय हाइपोटेनियस यानी ओसी, ठीक है। ओसी को डिवाइड करेंगे किससे? ओबी से, ठीक है। तो ओसी तो मुझे नहीं मालूम क्या है, बट फिर से ओबी जो है वो क्या है? ए के बराबर है। फिर से कंबाइन करके साफ साफ बोल सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास जो ओसी है उसकी वैल्यू किसके बराबर है? ए कॉस थीटा के बराबर है, ठीक है। साफ साफ बोल सकते हैं। यानी अगर ओसी की वैल्यू ए कॉस थीटा के बराबर है तो यहाँ पे कुछ चीजें और ऐड की जा सकती हैं कि जो साफ साफ अगर तुम नोटिस करोगे यहाँ पे मेरे पास कि ये जो बीसी है, ठीक है, और ये जो मेरे पास ओ ए है, ये आपस में कहीं ना कहीं बराबर है, ठीक है। तो इन दोनों को हम साफ साफ बोल सकते हैं कि आपस में बराबर है। इसीलिए बीसी की जगह मैं एक और चीज लिख सकता हूं, और वो क्या है मेरे पास? ओ ए, ठीक है। ओ ए या फिर ए ओ, कुछ भी लिख सकते हो, ए ओ। और सिमिलरली ओसी की जगह अब मेरे पास ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू आपस में बराबर होंगी, तो ओसी और ए बी आपस में क्या है? बराबर है, ठीक है। तो इसको मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे ये ए बी के बराबर है, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। तो जरूरी नहीं है एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे ही तुम्हें क्या करना है कि अगर मान लो तुम्हारे पास वेक्टर है, ठीक है, और वो वेक्टर मान लो किसी एक एक्सिस के साथ, ये जरूरी नहीं है एक्स और वाई एक्सिस है, ठीक है, एक के साथ अगर वो मान लो थीटा एंगल बनाता है, और ये वेक्टर जो है वो मेरे पास ए वेक्टर है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जो मेरे पास वैल्यू होगी थीटा के साथ वाली, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? कॉस कंपोनेंट हो जाएगी, ए कॉस थीटा हो जाएगी ऑटोमेटिकली। और जो थीटा के ऑपोजिट वाली है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? ए साइन थीटा हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, थीटा के साथ वाला कॉस कंपोनेंट और थीटा के ऑपोजिट वाला क्या होगा? साइन कंपोनेंट। एग्जैक्टली इसी तरीके से यहाँ पे मेरे पास जो अलग वैल्यूज भी हैं, ठीक है। अगर मान लो मैं किसकी वैल्यू लिखना चाहूं, यहाँ पे ये कि ये भी मेरे पास क्या होगा? ए कॉस थीटा होगा, और ये भी मेरे पास क्या होगा? ए साइन थीटा होगा। ये तो है ही, बट यूजुअली तुम्हें ये नहीं करना। इतना ध्यान रखो कि कॉस के साथ वाला मेरे पास कॉस, और थीटा के साथ वाला कॉस कंपोनेंट, और थीटा के ऑपोजिट क्या होगा? साइन कंपोनेंट। बस यहीं से हमारे पास कंसेप्ट निकल के आता है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। इसका क्या मतलब है कि ये रहा मेरे पास एक वेक्टर जो कि थीटा एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ, तो क्लियरली मेरे पास एक कंपोनेंट यहां होगा ए एक्स, एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है, ये होगा ए वाई, वाई एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है, ठीक है। तो यहां पे तुम लोगों ने जो इससे पहले किया हुआ है कि भाई हम लोग क्या करते थे पहले कि मेरे पास एक कोई वेक्टर होता था, दूसरा कोई वेक्टर होता था, हम दोनों को ऐड करते थे और रिजल्टेंट बनाते थे। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर का मतलब होता है इसका उल्टा, कि भाई मेरे पास ऑलरेडी एक वेक्टर है और इसको मैं तोड़ के दो नए वेक्टर्स में बना रहा हूं। कहने का मतलब कि मेरे पास ए वेक्टर जो है वो किस किस के बराबर है? ए एक्स वेक्टर और ए वाई वेक्टर के सम के बराबर है, ठीक है। सिंपल सी बात है, पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इसी चीज को हम, जो भी कंपोनेंट एक्स के अलोंग होता है उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और जो कंपोनेंट वाई के अलोंग होता है उसको हम बोलते हैं क्या? वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। तो x के अलोंग हॉरिजॉन्टल और y के अलोंग वर्टिकल कंपोनेंट। अब यहाँ क्लियरली जो ax होगा वो थीटा के साथ वाला है, तो थीटा के साथ वाला मेरे पास क्या हो जाएगा? कॉस कंपोनेंट हो जाएगा, और थीटा के ऑपोजिट वाला मेरे पास क्या हो जाएगा? साइन कंपोनेंट हो जाएगा। तो यहीं पे हम ये चीज भी बोल सकते हैं कि ax स्क्वायर और ay स्क्वायर अगर स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और एक मेरे पास क्या हो जाएगा? a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये होगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे अगर मैं a की वैल्यू कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर
स्क्वायर और अंदर ये जो बची वैल्यू है इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो ये मेरे पास आ गया। अब यहीं पे अगली चीज हम यह बोल सकते हैं कि a जो है वो किसके बराबर है, √ax² प्लस ay स्क्वायर के बराबर है। अब ये चीज लॉजिकली भी सही है जो हमने पहले फॉर्मूले पढ़े उसके हिसाब से भी, बट अगर मान लो तुम्हें a की वैल्यू डायरेक्टली निकालनी है इन दोनों की हेल्प से तो √ax² प्लस ay स्क्वायर कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे वही है कि अगर मान लो तुम tan थीटा भी लगा दो इस वाले ट्राइंगल में तो मेरे पास कितना होगा, ay डिवाइडेड बाय ax के बराबर होने वाला है। या फिर हम बोल सकते हैं कि देखो यही है ना परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, तो थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या है, tan इनवर्स ay बाय ax। बस अगली चीज इसी को थोड़ा नेक्स्ट लेवल लेके जाते हैं। नेक्स्ट लेवल लेने जाने का क्या मतलब है कि अगर मान लो अब मेरे पास ये एक वेक्टर है a और इस बार सिर्फ x और y एक्सिस नहीं है, z एक्सिस भी है। कहने का मतलब ये x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाता है, ठीक है। y एक्सिस के साथ मेरे पास क्या बनाता है, ये y एक्सिस के साथ मेरे पास बीटा एंगल बना रहा है और z एक्सिस के साथ मेरे पास गामा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास तीनों ही एक्सिस के साथ, x के साथ, y के साथ और z के साथ अल्फा, बीटा और गामा एंगल्स बना रहा है, ठीक है। तो अब ये भी करना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान चीज है। क्यों? क्योंकि हम बोल सकते हैं कि अगर x के साथ अल्फा एंगल है तो वो क्या हो जाएगा, a cos अल्फा, y के साथ बीटा एंगल है तो एक cos बीटा और z के साथ गामा एंगल है तो एक cos गामा। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे पिछला वाला लॉजिक स्ट्रेट अवे लग जाएगा कि अगर मान लो तुम्हें a की वैल्यू निकालनी है तो a की वैल्यू क्या होगी, √ax² प्लस ay² प्लस az²। डायरेक्टली आराम से लगा सकते हो बिना सोचे, ठीक है, कि आराम से, मतलब जैसे हम कर रहे थे ना कि √ax² प्लस ay² है ना, ये कर रहे थे, वैसे ही हमारे पास √ax² प्लस ay² प्लस az², ये चलेगा, बिल्कुल चलेगा, ठीक है। अब जैसे ये सवाल देखते हैं, फोर्स हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 15 न्यूटन और वो कितना एंगल बना रहा है, 37 डिग्री का एंगल बना रहा है नेगेटिव x एक्सिस के साथ, ठीक है। इसका मतलब है मेरे पास कि ये रहा फोर्स, जो फोर्स है वो 37 डिग्री एंगल बनाता है माइनस x एक्सिस के साथ। तो क्लियरली जो ये वाला कंपोनेंट होगा ये कॉस कंपोनेंट और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, साइन कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है। तो साफ साफ बोल सकते हैं मेरे पास जो fx होगा वो f cos 37 डिग्री हो जाएगा और fy होगा वो f sin 37 डिग्री हो जाएगा। बस क्लियर कट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, ये बात अगर तुम्हें नहीं पता कि cos 37 4/5 होता है और sin 37 3/5 होता है, वो बात उतनी बड़ी नहीं है, बट पॉइंट ये है कि ये मेरे लिए कॉस कंपोनेंट, ये मेरे लिए साइन कंपोनेंट आराम से हमने क्या कर लिया, निकाल लिया, ठीक है। और दोनों की डायरेक्शन भी हमें साफ साफ पता है कि ये किसके डायरेक्शन में है, नेगेटिव x एक्सिस में, और ये पॉजिटिव y एक्सिस के अलावा। बस अगला जो हमें कंसेप्ट पढ़ना है उसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर के नाम में ही यूनिट है, यूनिट का मतलब क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। कहने का मतलब इमेजिन करके देखो कि मेरे पास ये एक वेक्टर है, ठीक है, इसको मान लेते हैं a वेक्टर है ये, ठीक है, ये है a वेक्टर। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक और वेक्टर बना रहा हूं बिल्कुल उसी की डायरेक्शन में, कि अगर मान लो ये नॉर्थ की डायरेक्शन में या ईस्ट की डायरेक्शन, वेस्ट साउथ जो भी डायरेक्शन है ये भी उसी एग्जैक्ट सेम डायरेक्शन में। बट फर्क क्या है कि ये क्या है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, 1। मतलब अगर मान लो ये फोर्स है और इसकी वैल्यू है 300 न्यूटन, तो ये जो है इसका मैग्नीट्यूड मेरे पास क्या है, 1 न्यूटन है। इसका और इसका डायरेक्शन सेम है बट मैग्नीट्यूड इसका 1 है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। इसको लिखते हैं ऐसे a और ऊपर लगाते हैं कैप, ये है कैप, ठीक है ना, यहाँ पे ये चीज कैप है। ओवरऑल मेरा पॉइंट क्या है कि ये है यूनिट वेक्टर। कंसेप्ट क्या होता है यहाँ पे कि अगर तुम्हें यूनिट वेक्टर की वैल्यू निकालनी है तो तुम्हें वेक्टर को और उसके मैग्नीट्यूड को एक दूसरे से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो तुम्हें एक ऐसी चीज मिल जाएगी जिसका डायरेक्शन क्या होने वाला है, सेम, बट मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। इसको बोलते हैं हम यूनिट वेक्टर। वेक्टर को डिवाइड कर दो उसके मैग्नीट्यूड से, बस। अब इसी यूनिट वेक्टर को मुझे बोलना है कि x की डायरेक्शन, y की डायरेक्शन या z की डायरेक्शन में। इसका क्या मतलब है कि अब मेरे पास पॉइंट ये है कि मैं कुछ ऐसे यूनिट वेक्टर बनाऊंगा जो मुझे प्री डिफाइंड है। मतलब आई कैप एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस ही होगी। जैसे ही मैं आई कैप बोलता हूं एक्स एक्सिस दिमाग में आना चाहिए। जे कैप बोलता हूं तो ये एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो कि वाई की डायरेक्शन में है, और के कैप एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो जेड की डायरेक्शन में। तो ये एक प्री डिफाइंड चीजें हैं, ठीक है। जैसे अभी इससे पहले हमने जो एक जनरल फॉर्मूला बनाया ए कैप के लिए, ये किसी भी वेक्टर के लिए अलग अलग निकाल सकते हैं और उसकी कुछ भी डायरेक्शन हो सकती है। बट मेरे पास यहाँ पे जो आई कैप, जे कैप और के कैप है ये प्री डिफाइंड है एक्स, वाई और जेड एक्सिस के लिए, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये रहा मेरे पास ए वेक्टर
और जो ए वेक्टर है, अब इसका जो कंपोनेंट बना रहे थे हम एक्स की डायरेक्शन में और वाई की डायरेक्शन में, अब उसको डायरेक्शन दिखाने के लिए, सिर्फ उसका डायरेक्शन बताने के लिए मैं एक्स वाले में क्या कर सकता हूं, आई कैप से मल्टीप्लाई कर दूंगा और y की डायरेक्शन में क्या है, j कैप से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यों? अच्छा, इमेजिन करके देखो कि मेरे पास ax जो है वो 9 न्यूटन है। अब मैं अगर इसमें आई कैप से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मैग्नीट्यूड बदलेगा? नहीं, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड होता है 1। अब दुनिया में किसी भी नंबर को अगर तुम 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर तो क्या आएगा? सेम ही आएगा। तो मैग्नीट्यूड नहीं बदलता, हाँ, बट ये करने से एक चीज बदल जाती है, और वो क्या है कि यहां पे हमें डायरेक्शन पता लग जाता है कि आई कैप बोलते ही एक्स एक्सिस डिफाइन हो रहा है, जे कैप बोलते ही वाई एक्सिस डिफाइन हो रहा है। सिंपल सी बात है। और इसी चीज को 1 अप लेवल लेके जाएंगे, ये रहा ax, मतलब ax जो है वो x एक्सिस की डायरेक्शन में है, ये रहा y एक्सिस की डायरेक्शन में। सिंपल सी बात है। तो ये तो कहानी थी सिर्फ किसके डायरेक्शन में, x की डायरेक्शन में या y की डायरेक्शन में। अब इसी को हम मान लो हम x y z तीनों एक्सिस की डायरेक्शन में ले, यानी मैं ax की बात करूं, ay की बात करूं, az तीनों की अगर बात करना चाहूं, तब क्या होने वाला है? सिंपल सी बात है, ax को मैं क्या लिख सकता हूं, ax आई कैप लिख सकता हूं क्योंकि वो x की डायरेक्शन में। ay को मैं क्या लिख सकता हूं, ay j कैप लिख सकता हूं क्योंकि वो y एक्सिस की डायरेक्शन में है। और फाइनली मेरे पास क्या है, az लिख सकता हूं, az k कैप, वो कौन सी डायरेक्शन में, z एक्सिस की डायरेक्शन में। बस, तो ये हो गया मेरे पास आई कैप, जे कैप और के कैप, आराम से हो जाएगा। जैसे ये एक सवाल देखो, मेरे पास कोई एक वेक्टर है ए वेक्टर, जिसको हम बोलते हैं 3i कैप प्लस 4j कैप। अच्छा, यहाँ पे ये क्या है कि एक तरीके से पहले ही कंपोनेंट बना रखे हैं कि भाई साफ साफ बोल रखा है कि 3 जो है वो x की डायरेक्शन में और 4 जो है वो y की डायरेक्शन में। अब अगर मान लो तुमसे बोलता है कि बताओ इसका यूनिट वेक्टर कितना होगा, तो बहुत आसान है निकालना। सबसे पहले इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। सिंपल सी बात है, √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, ये करने के बाद अब क्या करो कि सिंपल सी बात है, वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो वेक्टर क्या था, 3i कैप प्लस 4j कैप, ये रहा वेक्टर और ये रहा मैग्नीट्यूड। जैसे ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तुम्हें क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। बस इतनी सी बात। तो जो हमने ये क्वेश्चन किया था जहां पे हमने cos 37 और sin 37 करके हमने x की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट और y की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट निकाले थे, इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। कि अगर मान लो अब मुझे रिप्रेजेंट करना है f को i कैप और j कैप की टर्म्स में, तो आसानी से हो जाएगा। देखो कैसे, यहां पे बोल सकते हैं कि मेरे पास OM जो है वो इस डायरेक्शन में है, वो क्या होगा, fx माइनस आई कैप। क्यों माइनस? क्योंकि वो कौन सी डायरेक्शन में है, नेगेटिव x एक्सिस की डायरेक्शन में है। साफ साफ देख सकते हो कि उल्टी x की डायरेक्शन में है, तो इसीलिए बोल देंगे fx माइनस आई कैप। और मेरे पास जो दूसरा है ये 9 वाला, इसको हम क्या बोल देंगे, 9j कैप। तो साफ साफ मेरे पास क्या हो गया, -12, ये रहा 12, बट माइनस इसलिए आया क्योंकि उल्टी डायरेक्शन, सो -12 आई कैप और 9 को क्या लिखेंगे, j कैप के साथ। बस आंसर आ गया हमारे पास, सिंपल तरीका है। अब जैसे ये सवाल देखते हैं, मेरे पास बोला है a वेक्टर जो कि 3i कैप प्लस 4j कैप के बराबर है और b वेक्टर 7i कैप प्लस 24j कैप के बराबर है। फाइंड अ वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज b। सबसे पहले उसका जो मैग्नीट्यूड है वो b के बराबर है। तो मेरे पास जो b वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना होने वाला है, √7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, ये प्लस ये, जो कि तुम्हें देगा 25। ठीक है, सिंपल सी बात। अब बोला यह है कि उसका मैग्नीट्यूड तो b के बराबर है बट वो पैरेलल है a के। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं a की बात करूं, a का ये डायरेक्शन है, तो क्लियरली अगर मुझे एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो कि a की ही डायरेक्शन में है, तो मैं क्या फाइंड करूंगा, सबसे पहले तो a कैप माने यूनिट वेक्टर, क्योंकि इसकी खासियत ही है कि उसकी डायरेक्शन a के बराबर है। अब अगर मान लो मुझे a कैप निकालना है, तो मैं इससे के लिए क्या करूंगा, सबसे पहले a का मैग्नीट्यूड निकालूंगा। a का मैग्नीट्यूड होगा √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, जो कि 5 आएगा। और मैंने तुम्हें बताया है कि अगर a कैप निकालना है तो वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड, यानी 3i कैप प्लस 4j कैप को डिवाइड कर दो उसके मैग्नीट्यूड से, तुम्हारे पास तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हमें फाइनली ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड b के बराबर हो और डायरेक्शन किस में हो, a की डायरेक्शन में हो। तो यही मेरा क्या है, आंसर है। अब देखो कैसे, क्योंकि a कैप से मल्टीप्लाई करके मैग्नीट्यूड तो बदलेगा नहीं,
सिर्फ उससे डायरेक्शन मिलेगी और मैग्नीट्यूड यही है साफ साफ। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा इस क्वेश्चन में, ये आएगा b का मैग्नीट्यूड और a की डायरेक्शन। b का मैग्नीट्यूड है 25 और a की डायरेक्शन है ये पूरी चीज, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर कितना आएगा 15i कैप प्लस 20j कैप, बस सिंपल सी बात है। अगली चीज है हमारे पास क्या, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का क्या मतलब है हमारे पास कि ये बहुत सिंपल सी चीज है कि एक मान लो ये पॉइंट है रैंडम पॉइंट P जो कि x एक्सिस पे उसके जो कोऑर्डिनेट मतलब xy पे जो है x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट है। तो ओरिजिन से जो पोजीशन होती है, एक तरीके से लोकेशन जो होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। इसको अगर मान लो इसके कोऑर्डिनेट्स x और y हैं तो हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे xi कैप प्लस yj कैप। अगर नहीं समझ में आया तो देखो एक एग्जांपल के तौर पे, ये मेरे पास मान लो कोई एक वेक्टर है a वेक्टर, और मान लो यहां के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है 3,4 एग्जाम्पल के तौर पे। तो अगर मान लो तुम्हें इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, मेरे पास 3i कैप प्लस 4j कैप। इसको a मत लिखो, इसको समझने के लिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं OP वेक्टर। OP वेक्टर मतलब ओरिजिन से मेरे P पॉइंट तक जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है 3i कैप प्लस 4j कैप। 3 आ रहा है यहां से, 4 आ रहा है यहां से। ओवरऑल अगर मान लो O से लेकर P तक मुझे OP वेक्टर जो P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है वो लिखना है, तो वो मेरे पास क्या आएगा 3i कैप प्लस 4j कैप। ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता इसके लिए, सिर्फ तुम्हें उस पॉइंट के लोकेशन चाहिए बस। अगली जो चीज है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब ये बड़ी कंफ्यूजिंग लगती है। जैसे सबसे पहले अगर मान लो मैं A पॉइंट से B पॉइंट तक जा रहा हूं तो मेरे पास जो AB वेक्टर है वो मेरे लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो सबसे पहले जो A है, O से लेकर A ये इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, O से लेकर B ये इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, पर AB वेक्टर जो है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले OA जो है वो A का पोजीशन वेक्टर है, x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप, ठीक है। इसलिए क्योंकि यहां हम मान के चल रहे हैं कि इसके जो पॉइंट्स हैं वो क्या है x1 y1 और z1 है, ठीक है। और इसके अगर x2 y2 और z2 है तो मेरे पास OB वेक्टर जो होगा यानी OB पोजीशन वेक्टर x2 i कैप, y2 j कैप, z2 k कैप। अगर पोजीशन वेक्टर निकल आए दोनों पॉइंट्स के तो अब तुम्हें मान लो AB जो है वो निकालना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा OB माइनस OA, मतलब A का पोजीशन वेक्टर और B का पोजीशन वेक्टर दोनों को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब ये लिखता बहुत कंफ्यूजन है, समझ में आता नहीं है कि ये क्या हो रहा है। चलो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे अगर मान लो मेरे पास A पॉइंट है जिसका पॉइंट है -6,2 और B पॉइंट है जिसका पॉइंट क्या है 4,5, ठीक है। तो अगर मैं A की बात करूं तो A का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो हम साफ साफ क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं -6i कैप, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं -6i कैप प्लस 2j कैप, ठीक है। और सिमिलरली अगर मैं B का पोजीशन वेक्टर लिखूं तो वो क्या हो जाएगा 4i कैप प्लस 5j कैप। ये हो गए पोजीशन वेक्टर्स A के और B के, जिसको हम OA और OB लिख रहे हैं, ठीक है। अब अगर मान लो तुम्हें A से B तक का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है, ठीक है। अगर AB जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें, OB यानी फाइनल माइनस OA यानी इनिशियल, ठीक है। तुम्हारा फाइनल पॉइंट क्या है B, इनिशियल पॉइंट क्या है A, तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। तो फाइनल मेरे पास क्या है OB 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस OA माइनस 6i कैप प्लस 2j कैप, ठीक है। तो अगर माइनस करेंगे तो ये लिखेगा OB माइनस OA। अब देखो माइनस करोगे तो सिंपल बात है, ये वैसा वाला है जो बचपन में करते थे ना कि I और I को ही सिर्फ अलग से डील करोगे और J को ही अलग से डील करोगे। कहने का मतलब ये 4 माइनस 6 मतलब प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 6 कितना हो गया मेरे पास 10i कैप हो गया, और 5 माइनस 2 कितना हो गया 3j कैप हो गया। बस इससे तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकल के आ गया। अब जैसे ये एक सवाल भी देखते हैं, ऑब्टेन द मैग्नीट्यूड ऑफ 2a माइनस 3b इफ। अच्छा, हमें यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज दे रखी है कि A वेक्टर दिया हुआ है, B वेक्टर दिया हुआ है, और हमें क्या करना है, हमें वैल्यू निकालनी है 2a माइनस 3b की। सबसे पहले तो 2a का मतलब हुआ कि ये जो वैल्यू है इस पूरे को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, और 3b का क्या मतलब हुआ कि ये जो पूरा b है इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर दे, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या
कि 2a माइनस 3b हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, कैसे? हम सिर्फ और सिर्फ किस किस को डील करेंगे, आई कैप को आई कैप के साथ, जे को जे के साथ और के को के साथ। अब ये करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आई, हमें क्या निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड ज्यादा कुछ नहीं, अंडर रूट क्या हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर और -7 का होल स्क्वायर, बस। तो फाइनली हमारे पास आंसर कितना आएगा, अंडर रूट 16 + 25 + 49 √90। सिंपल है, ऐसा कोई बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं होंगे इसके, चिंता मत करना। तो अब ये सवाल देखते हैं जहां पे हमारे पास साइड क्या है, ABOD, ये वाली साइड जो है इसका सेंटर पॉइंट है G, और यहाँ पे दूसरा जो स्लाइड है हमारे पास क्या है, BEFO, और इसका सेंटर पॉइंट है H। ठीक है, तो हमारा एक वेक्टर जो है वो G से H की तरफ जा रहा है। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। सबसे पहले तो पॉइंट G की बात कर लेते हैं। तो इसका क्या आ जाएगा, a/2 आई कैप और a/2 के कैप। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर तुम नोटिस करोगे यहाँ पे ये जो पॉइंट G है वो कहाँ कहाँ लाई कर रहा है। सबसे पहले वो यहाँ इसका हाफ a/2 कौन से एक्सिस पे, x एक्सिस पे, और इसका हाफ मेरे पास कौन से एक्सिस पे, z एक्सिस पे। तो इसीलिए a/2 आई कैप और a/2 के कैप। ठीक है, ये हो गए हमारे पास G का एक तरीके से पोजीशन वेक्टर। अब सिमिलरली अगर हम H का लिखेंगे तो H के लिए हमारे पास क्या क्या हो गया कि हाफ वो किस पे है, y एक्सिस पे, और हाफ वो किस पे है, z एक्सिस पे। तो हम ये भी बोल सकते हैं यहाँ पे कि RH की वैल्यू कितनी हुई, a/2 j कैप और a/2 k कैप। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे लॉजिक तो तुम्हें पता ही है कि अब अगर हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक तरीके से निकालना है तो हो के जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, यानी ये हो गया फाइनल पोजीशन, ये हो गया इनिशियल। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पे k कैप और k कैप कॉमन है, ये कट जाएगा, बचेगा क्या, a/2 j कैप माइनस आई कैप। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन होगा यूनिट वेक्टर का या पोजीशन वेक्टर का या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, तो ऐसे ही सॉल्व होता है। तो आज की कहानी में इतना ही, बाकी जो भी है मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।